हाँ, तो हेलो दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड इसमें से करीब 80 टू 90% क्वेश्चंस कंफर्म आएँगे ही आएँगे। तो आप इसको ऐसे बिल्कुल हल्के मत लेना एंड अच्छे से प्रिपरेशन करना। आप अच्छे से कर लोगे तो आप इसे मतलब आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी चली जाएगी। आप इसे अच्छे से पढ़ लो, रट रट लो, या चाहो तो आप चीट मार के दे के जा सकते हो। इट्स ऑल ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है द वाइफ ऑफ बाथ प्रोडक्ट्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। इस क्वेश्चन में चौसर मेडिवल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले मैरिज सिस्टम की बात आती है। उस टाइम पर हस्बैंड का कंट्रोल ज़्यादा होता था और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सिर्फ ओबीडियंट रहे। लेकिन वाइफ ऑफ बाथ इस थिंकिंग को चैलेंज करती है कि और कहती है कि एक्सपीरियंस बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वुमेन की पोजीशन। वाइफ ऑफ बाथ एक कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट वुमेन है जो मेल डोमिनेंस को एक्सेप्ट नहीं करती। चौसर इस कैरेक्टर के थ्रू दिखाते हैं कि वुमेन को भी अपनी लाइफ और मैरिज में इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। इसके बाद चौसर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करते हैं। अगर कोई आदमी मल्टीपल मैरिज करे तो सोसाइटी कुछ नहीं बोलती, लेकिन वुमेन को जज किया जाता है। वाइफ ऑफ बात बाइबल के एग्जाम्पल्स देकर इस हिपोक्रेसी को चैलेंज करती है। चौसर रिलीजन को टारगेट नहीं करते, बल्कि उन लोग को क्रिटिसाइज करते हैं जो रिलीजन का मिसयूज़ करके पावर हासिल करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में ये रहेगा कि इंट्रोडक्शन में सोशल क्रिटिसिज्म को डिफाइन करो, बॉडी में मैरिज एंड वुमेन, डबल स्टैंडर्ड और रिलीजन, ये 4 हेडिंग जरूर लिखना, ठीक है? कंक्लूजन में लिख देना कि इसी वजह से ये प्रोलॉग सोशल क्रिटिसिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिटिकली अप्रिशिएट स्पेंसर सोनेट, ठीक है? LXVII। इस सोनेट में स्पेंसर लव को वॉर से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वॉर नहीं है। यहाँ पोइट कहना चाहते हैं कि ट्रू लव वॉयलेंस से नहीं बल्कि काइंडनेस, पेशेंस और फॉरगिवनेस से जीती जाती है। पोएम की बिगनिंग में स्पीकर अपनी बिलव्ड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एनिमी की तरह ट्रीट मत करो, मैं पहले ही तुम्हारे सामने सरेंडर कर चुका हूँ, इसलिए मुझे और सफ़र मत कराओ। इस पोएम का मेन थीम है लव एंड पीस। स्पेंसर दिखाते हैं कि रियल लव में ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। इस कोर्टली लव ट्रेडिशन भी इसमें कोर्टली लव ट्रेडिशन भी दिखाई देता है। स्पीकर अपनी बिलव्ड की रिस्पेक्ट करता है और उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी है। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है मिलिट्री इमेजरी। वॉर, वुंड्स, पीस और स्लिंग जैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल वॉर के लिए नहीं बल्कि इमोशनल पेन को एक्सपोज करने के लिए। इसमें भी एग्जाम्पल आया कि आंसर में कोर्टली लव, मिलिट्री इमेजरी, आइडियल्स और स्पेंसरियन सोनेट फॉर्म के कीवर्ड्स ज़रूर मेंशन करना, ये एग्जामिनर को इम्प्रेस करते हैं। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है? डिस्कस जॉन डॉन एज मेटाफिजिकल पोएट। जो इंग्लिश लिटरेचर के ग्रेटेस्ट मेटाफिजिकल पोएट माने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री की सबसे बड़ी खासियत होती है डीप थिंकिंग और अनयूजुअल कंपैरिजंस। डॉन सिर्फ लव के बारे में नहीं लिखते, बल्कि लव, डेथ, रिलीजन और फिलोसफी को एक साथ कंबाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब होता है कि जो दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों की यूनिक कंपैरिजन, जैसे द सन राइजिंग में डॉन सन से डायरेक्टली बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा लव पूरी दुनिया से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है इमोशन और लॉजिक कॉम्बिनेशन। डेथ डेथ बी नॉट प्राउड में डॉन डेथ को चैलेंज करते हैं कि लॉजिकली प्रूव करते हैं कि डेथ परमानेंट नहीं है। क्रिश्चियन बिलीफ के अकॉर्डिंग सोल इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए डेथ की रियल पावर नहीं है। डॉन की पोएम्स कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी गई है, वो डायरेक्टली किसी से बात करते हुए लगते हैं, जिससे पोएम और इंटरेस्टिंग बन जाती हैं। रिलीजियस आइडियाज़ भी उनकी पोइट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो बिलीव करते हैं कि फिजिकल डेथ के बाद इंटरनल लाइफ मिलती है। इसमें एग्जाम्पल रहेगा आंसर में मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट, वीट, पैराडॉक्स, कन्वर्सेशनल स्टाइल और रिलीजियस फिलोसफी, ये कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना, ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट में टाइम और इमोर्टलिटी का कॉन्सेप्ट। शेक्सपियर कहते हैं कि टाइम दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स है। टाइम हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ब्यूटी, यूथ और बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स भी। लेकिन शेक्सपियर एक और इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग पोइट्री टाइम से भी ज़्यादा पावरफुल है।
अगर किसी की ब्यूटी या मेमोरीज पोएम में लिख दी जाए तो वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो जाती है। सोनेट 18 में शेक्सपियर अपने फ्रेंड की ब्यूटी को समर से कंपेयर करते हैं। समर की ब्यूटी तो खत्म हो जाती है, लेकिन पोएम में लिखी हुई ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती। सोनेट 55 में वो कहते हैं कि मार्बल और स्टेटस भी एक दिन टूट जाएंगे, लेकिन पोएट्री हमेशा जिंदा रहेगी। सोनेट 65 में शेक्सपियर टाइम के डिस्ट्रक्टिव पावर को दिखाते हैं, लेकिन एंड में होप देते हैं कि लिटरेचर ही ब्यूटी को इमोर्टल बना सकता है। इस क्वेश्चन का सेंट्रल आइडिया ये है कि फिजिकल वर्ल्ड टेम्पररी है, लेकिन ग्रेट लिटरेचर और ट्रू लव हमेशा सर्वाइव करता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल रहेगा कि सोनेट 18, सोनेट 55 और सोनेट 65 का नाम ज़रूर लिखना। साथ ही कीवर्ड्स टाइम, ब्यूटी, पोइट्री, इमॉर्टलिटी और आर्ट मेंशन करना, ये आंसर को स्ट्रॉन्ग जरूर बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ मोरालिटी प्ले। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले समझिए कि मोरालिटी प्ले होता क्या है। मोरालिटी प्ले एक ऐसा ड्रामा होता है जिसमें गुड और इविल के बीच स्ट्रगल दिखाया जाता है और एंड में ऑडियंस को एक मोरल लेसन मिलता है। डॉक्टर फॉस्टर्स एक बहुत इंटेलिजेंट स्कॉलर है, लेकिन उसकी एम्बिशन इतनी बढ़ जाती है कि वो अनलिमिटेड नॉलेज और पावर के लिए अपनी सोल लूसीफर को भेज देता है। यहीं से उसकी ट्रेजेडी शुरू होती है। इस प्ले का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है गुड एंजल वर्सेस इविल एंजल। गुड एंजल फॉस्टर्स को रिपेंट करने और गॉड के पास वापस आने का एडवाइस देता है, जबकि इविल एंजल उसको पावर और वर्ल्डली प्रेशर्स के लिए टेम्प्ट करता है। ये दोनों कैरेक्टर्स फॉस्टर्स के अंदर चल रहे हैं मोरल कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। प्ले में 7 डेडली सिंस भी दिखाए जाते हैं, जो प्राइड, ग्रीड, इनवी, रैथ, ग्लूटनी, स्लोथ और लस्ट को सिम्बलाइज करते हैं। इनका पर्पस ऑडियंस को सिन के डेंजर्स बताना है। इनमें फॉस्टर्स को कई चांसेस मिलते हैं रिपेंटेंस के, लेकिन वो गॉड की तरफ वापस नहीं आता, इसलिए डेविल्स उसकी सोल को हिल ले जाते हैं। यही मोरालिटी प्ले का मोरल लेसन है कि ग्रीड, प्राइड और गॉड की डिसोबीडियंस का रिजल्ट हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसमें आंसर में मोरालिटी प्ले, एवरी मैन, गुड एंजल, इविल एंजल, 7 डेडली सिंस और कोरस, ये वर्ड्स ज़रूर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, डिस्कस द थीम्स इन डॉक्टर फॉस्टर्स। अब बात करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स के इंपॉर्टेंट थीम्स की। इस प्ले में एक नहीं बल्कि बहुत सारे थीम्स हैं और एग्जाम में इन्हीं पॉइंट्स पर मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले और मेन थीम है एम्बिशन। फॉस्टर्स एक ब्रिलियंट स्कॉलर है, लेकिन उसको जो नॉलेज है सबसे पहला उसको जो नॉलेज है उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। वो अनलिमिटेड पावर और नॉलेज चाहता है और इसी एम्बिशन की वजह से अपनी सोल लूसीफर को दे देता है। दूसरा थीम है नॉलेज एंड पावर। फॉस्टर सोचता है कि मैजिक यूज करके वो सब कुछ हासिल कर सकता है और वो कर लेगा, लेकिन रियलिटी में वो अपनी पावर्स का यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट और सेल्फिश डिजायर्स के लिए करता है। मैडलव यहाँ दिखाते हैं कि नॉलेज बिना विजडम के यूजलेस है। तीसरा इंपॉर्टेंट थीम है गुड वर्सेस इविल। गुड एंजल वर्सेस और इविल एंजल फॉस्टर्स के अंदर चल रही फाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ रिपेंटेंस और दूसरी तरफ टेम्पटेशन। इसके बाद आता है सिन, रिपेंटेंस और डैमनेशन। फॉस्टर्स को कई बार मौका मिलता है गॉड के पास वापस जाने का, लेकिन प्राइड और फियर की वजह से वो रिपेंटेंस नहीं करता और एंड में हेल चला जाता है। प्ले में रेनेजेंस और मिडेवल आइडियाज़ का भी कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है। फॉस्टर्स रेनेजेंस स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो नॉलेज और ह्यूमन पोटेंशियल में बिलीव करता है, लेकिन उसका ट्रेजिक एंड मेडिवल क्रिश्चियन बिलीव को सपोर्ट करता है कि गॉड के अगेंस्ट जाने का पनिशमेंट मिलता है। पर लास्ट में मॉडल ये भी बताते हैं कि दुनिया की पावर, फेम, प्लेजर्स टेम्प्रोरी होते हैं, परमानेंट सिर्फ मोरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल लाइफ है। तो इसमें थीम्स को हेडिंग्स में लिखो, जैसे एम्बिशन है, नॉलेज एंड पावर है, गुड वर्सेस इविल है, सीन एंड रिपेंडेंस है, रिनाइजेंस वर्सेस मेडिवल कॉन्फ्लिक्ट और वर्ल्डली प्लेजर्स। ये सब स्ट्रक्चर को आंसर बहुत इस स्ट्रक्चर मतलब इस स्ट्रक्चर से आंसर लिखोगे तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन डिस्कस वॉलेस एंड इट्स रिलेशन टू द स्टेट इन मैकबेथ। दोस्तों इस क्वेश्चन का मेन फोकस वायलेंस पर नहीं बल्कि वायलेंस का स्टेट यानी किंगडम पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात पर है। प्ले की शुरुआत में मैकबेथ एक ब्रेव सोल्जर होता है। वो स्कॉटलैंड के लिए वॉर लड़ता है। उसकी वायलेंस जस्टिफाइड होती है क्योंकि वो अपने देश को एनिमीज से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब 3 विजेस की प्रोफेसी सुनने के बाद उसके अंदर एम्बिशन आ जाती है, तब वायलेंस का पर्पस बदल जाता है और वो जस्टिस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल पावर के लिए किंग डनकन का मर्डर कर देता है।
डनकन की डेथ के बाद स्कॉटलैंड का पूरा पॉलिटिकल और मोरल ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है। मैकबेथ अपनी थ्रोन बचाने के लिए बॉन्को और मैकडफ के फैमिली मेम्बर्स का भी मर्डर करवा देता है। इससे क्लियर होता है कि एक क्राइम को छुपाने के लिए क्राइम्स लोग करने पड़ते हैं। शेक्सपियर दिखाते हैं कि अगर रूलर इमोरल और क्रूएल हो तो पूरी स्टेट सफ़र करती है। स्कॉटलैंड में फियर, इनजस्टिस और सफरिंग बढ़ जाती है। नेचर भी रिएक्ट करती है। डनकन के मर्डर के बाद स्ट्रेंज इवेंट्स होते हैं, जैसे दिन में डार्कनेस और एनिमल्स का अनयूजुअल बिहेवियर। ये बताता है कि मोरल ऑर्डर और नेचुरल ऑर्डर एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड में मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और मैल्कम किंग बनता है। इसके बाद स्कॉटलैंड में पीस वापस आ जाता है। ठीक है, तो इसमें भी एग्जाम टिप रहेगा कि आंसर में जस्टिफाइड वायलेंस, एम्बिशंस, टायरनी, डिसऑर्डर, नेचुरल ऑर्डर और रेस्टोरेशन ऑफ पीस, ये कीवर्ड्स ज़रूर यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एनालाइज द बैंकेट सीन इन मैकबेथ। अब आते हैं मैकबेथ का सबसे इंपॉर्टेंट सीन, यानी बैंकेट सीन। ये सीन एक्ट 3 सीन 4 में आता है और इसी पॉइंट से मैकबेथ की मेंटल डाउनफॉल शुरू हो जाती है। डनकन और बैंकॉक के मर्डर के बाद मैकबेथ किंग बन जाता है और एक रॉयल बैंकेट ऑर्गेनाइज करता है। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर मैकबेथ बहुत डरा हुआ होता है। इसी वक्त मर्डर आकर बताता है कि बैंको मर चुका है, लेकिन फ्लॉन्स बच गया है। मैकबेथ और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। बैंकेट के दौरान मैकबेथ को बैंकॉक का घोस्ट दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि घोस्ट सिर्फ मैकबेथ को दिखाई देता है। इसका मतलब घोस्ट उसके लिए गिल्टी कॉन्शियस का सिंबल है। मैकबेथ घोस्ट से करने लगता है और सब गेस्ट शॉक हो जाते हैं, लेकिन मैकबेथ सिचुएशंस को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। यह सीन गिल्ट को परफेक्टली शो करता है। ठीक है, शेक्सपियर बताते हैं कि क्राइम करके थ्रोन तो मिल सकता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड कभी नहीं मिलता। इसके बाद मैकबेथ कम्प्लीटली आइसोलेटेड हो जाता है, नोबल्स पर डाउट करने लगते हैं और उसकी अथॉरिटी वीक हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। बाहर से बैंकेट सेलिब्रेशन लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली वो फियर, गिल्ट और साइकोलॉजिकल कोलैप्स का सीन होता है। तो आंसर में गिल्ट, बैंकर्स घोस्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी और टर्निंग पॉइंट, ये कीवर्ड्स ज़रूर मेंशन करना। एग्जामिनर को इंस्टेंटली दिखा देगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, एंड बाकी इसमें कुछ शॉर्ट नोट्स है, तो वो भी तुम पढ़ लेना अपना। ठीक है, जैसे गुड एंजल वर्सेस इविल एंजल, द कोरस इन फॉस्टर्स, लेडी मैकबेथ, वाटर सीन, चौसस आर्ट्स एंड विजन, रिनाइजेंस। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स और कीवर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो BGC 104 के एग्ज़ाम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए इन टॉपिक्स के आने के चांसेस भी काफ़ी हाई है, इसलिए बार बार इन्हें रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है।